हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग इरावती कर्वे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में इरावती कर्वे जो यूनिट 1 है और उसमें भारतीय विचारक जो हैं उसके अंतर्गत आती हैं। और अगर भारतीय विधा शास्त्र की बात करें तो उसमें भी इरावती कर्वे का नाम आता है, क्योंकि जीएस घुर्ये की ये शिष्या भी रही हैं। किनशिप के बारे में किसने अध्ययन किया है, नातेदारी के बारे में, तो इरावती कर्वे का नाम आता है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक युगांता द एंड ऑफ एन इपिक करके है। तो ये बुक अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये बुक 1967 में आई थी। 1967 में ये बुक आई थी और उस साल की ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो युगांता जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो उसके लिए इरावती कर्वे को जाना जाता है। आज हम लोग इरावती कर्वे को आखिर में समाजशास्त्र में क्यों याद किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं या फिर समाजशास्त्र में इनका क्या कॉन्सेप्ट रहा है, इन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना अध्ययन किया है, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इरावती कर्वे के बारे में यदि बात करें तो इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1970 को हुआ था। तो बहुत लंबा टाइमलाइन नहीं देखेंगे, लगभग 65 वर्षों का इनका जीवन काल रहा है। भारत की शिक्षा शास्त्री, लेखिका एवं नृवैज्ञानिक अर्थात एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। इरावती कर्वे भारत की पहली मनोवैज्ञानी और पुणे के डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के समाजशास्त्र तथा नृविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। उन्होंने सन 1947 में दिल्ली में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव विज्ञान विभाग की अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने अकादमिक और अन्य विषयों पर मराठी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत कुछ लिखा है। युगांता के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो कुछ की पॉइंट्स थे जो इनके बारे में था कि इन्होंने क्या किया था, क्या अचीव किया था। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लें तो इरावती कर्वे का जन्म हम सभी को पता है 15 दिसंबर 1905 को एक धनी चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम जो है वो बर्मा के अर्थात जो म्यांमार है इस समय, वो उसके इरावती नदी के नाम पर रखा गया था, जहां उनके पिता जो हैं गणेश हरि कर्मकार बर्मा कॉटन कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में पुणे के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल हुजूर पागा में पढ़ाई की और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। तो इनका एमए जो है जो बीए है वो इनका फिलॉसफी से है, दर्शन शास्त्र से है, और जिसमें उन्होंने 1926 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये जो बीए है इनका ग्रेजुएशन है वो फिलॉसफी से है। और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जीएस घुर्ये से समाजशास्त्र की पढ़ाई की थी। तो इनका जो मास्टर डिग्री है वो सोशियोलॉजी से इन्होंने किया है। इनके फादर चूँकि वहाँ म्यांमार में रहते थे, तो और उस समय सब एक देखा जाए तो एक ही आसपास की एरिया मानी जाएगी। तो उनके फादर जो थे उन्होंने महाराष्ट्र पुणे में इनको भेज दिया था इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए। तो ये जहाँ पे रहती थी वो भी एक ब्राह्मण परिवार था और वो परिवार एक ऐसा परिवार था जहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षा का महत्व था और इसके कारण इरावती कर्वे के जीवन पे वहाँ के उस परिवार का जहाँ पे ये रहती थी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। बाद में इनका विवाह जो है वो कर्वे परिवार में कर दिया गया था और जो उनके ससुराल का भी माहौल था तो वहाँ पे भी इनके जो ससुर थे वो खुद समाज सुधारक थे, एक शिक्षाविद थे। तो एक ऐसा ही माहौल इनको मिला था।
1928 में अपनी जाति के विषय पर थीसिस की इन्होंने, जिसका शीर्षक था चित्त पावन ब्राह्मण एक जातीय अध्ययन। तो ये आप लोगों को एक फैक्ट है जो कि याद रखना है। उन्होंने कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हेरिडिटी और यूजेनिक्स में अध्ययन किया था। उच्च शिक्षा की यदि बात करें तो ये उच्च शिक्षा के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन्होंने अपना जो पीएचडी किया था, इसके लिए ये जर्मनी गई थी। तो अगर ये देखा जाए कि जर्मनी, और लगभग 1928 से 1930 के आसपास का टाइमलाइन है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय में एक नवविवाहित युवती और उसकी परिवार उसको परमिशन देती है कि ठीक है जाके और जर्मनी में वो जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में जर्मनी, वो भी एक महिला का जाके पीएचडी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1930 में मानव विज्ञान से इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से डी फिल अपना किया था, और यहीं से ऐसा माना जाता है कि उनका मानव शास्त्रीय अनुसंधान का जो एक रास्ता था, या ये कहें कि उनकी जीवन यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है, अर्थात जो इन्होंने पीएचडी अपना किया, वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में ही यूजीन फिशर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यूजीन फिशर के अंडर में इन्होंने अपना पीएचडी किया था। उन्होंने सामाजिक और शारीरिक नृविज्ञान दोनों ही विषयों में इन्होंने पीएचडी में अपना काम किया था। इरावती कर्वे का जो पीएचडी का एक अपना लाइफ टाइम था, एक अच्छा खासा जो समय बीता, उसके बारे में भी इग्नू में थोड़ा जिक्र किया गया है, तो उसको मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस लेक्चर के काफ़ी कंटेंट जो हैं वो इग्नू के ही कंटेंट से लिए गए हैं। तो इग्नू में इनके बारे में इरावती कर्वे की शैक्षणिक यात्रा करके एक टॉपिक दिया गया है, मैं उसको आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि इरावती कर्वे ने एक नव युवती के रूप में भारत छोड़कर विदेश जाकर पढ़ने का फैसला एक ऐसे वक्त में किया जब ऐसा करना एक असामान्य बात मानी जाती थी। उन्हें चूँकि जर्मनी के बर्लिन में जाना था, और उस समय काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उथल पुथल मचा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध बीता हुआ था, और उस समय बर्लिन की, या ये कहें कि जर्मनी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो सांस्कृतिक उदारता थी फिर भी वहाँ पे देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद तानाशाही शासन के आगे जर्मनी जो है वो घुटने टेक दिया था। कर्वे के शोध प्रबंध का जो अनुवीक्षण है वो जर्मन मानवशास्त्री यूजीन फिशर के द्वारा किया गया था। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं, जो कि अब यूजीन फिशर के बारे में थोड़ा आप लोगों को समझना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूजीन फिशर आखिर में कौन थे और इन्होंने क्या किया था। तो ये जर्मन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अगर अफ्रीका कंटिनेंट को हम देखें तो वहाँ पे एक नामीबिया देश है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो नामीबिया में प्रजाति मिश्रण पर अपने अध्ययन, और फिर जर्मनी में सैकड़ों प्रजातीयता से मिश्रित, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे रेसेस के लोग थे, तो ऐसे बच्चों के ज़बरदस्ती जो बंधियाकरण, यानी ये बोलें कि बंधुआ मजदूर के रूप में जो एक बच्चों को लाया जाता है, तो उसके लिए वह अन्य सुजनन विज्ञान नीतियों के समर्थक के रूप में यूजीन फिशर को जाना जाता है। तो इन्होंने जो नामीबिया में एक ज़बरदस्ती बच्चों को जो एक बंधियाकरण कहेंगे, या ये कहें कि बंदी बना के लोगों ज़बरदस्ती काम कराना, इस तरीके का जो माहौल था, तो उसके रिस्क्यू के बारे में, या ये कहें कि उनके भलाई के लिए ये काफ़ी कुछ काम किए थे। तो यूजीन फिशर को वहाँ से जोड़ के देखा जाता है। फिशर ने कर्वे को प्रजाति और कपाल और समिति के बीच
सह संबंध को सिद्ध करने का कार्य सौंपा था। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर होती है कि जब भी इरावती कर्वे के अध्ययन की बात होती है तो यहाँ पे मानव मिति की बात होती है। मानव मिति क्या इन्होंने प्रयोग किया था। तो अब ये क्या है इसको थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कर्वे ने क्या किया था वहाँ पे जब अपना पीएचडी का शोध कर रही थी, तो मनुष्य का जो कपाल होता है अर्थात जो ब्रेन का हिस्सा है उसकी क्या संरचना है और उसके हिसाब से क्या उनका जो सोचने का तरीका है या उनकी बुद्धि कितनी विकसित है नहीं विकसित है, या उनको किस तरीके से हम एक प्रजाति में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसी का अध्ययन इन्होंने किया था। तो यहाँ पे जो इन्होंने काम दिया था वो ये था कि किस प्रकार से हम प्रजातियां जो हैं और उनके जो कपाल असीमिति यानी जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको समझने का काम उन्होंने किया था, जो कि एक ऐसा शारीरिक अभिलक्षण होता है जिससे मस्तिष्क के दाहिने हिस्से और वहाँ पे एक सभ्यता का किस प्रकार से विकास हो रहा है इसको हम जोड़ के देखते हैं कि जो माइंड डेवलप हुआ है वहाँ के हर लोगों का और वहाँ की सभ्यता का विकास में क्या कोई रिलेशन देखने को मिलता है या नहीं। तो इस प्रकार से फिशर जो है वो यूरोपीय प्रजातियों के साथ संबंध होने की आशा करते थे। कर्वे ने अपने शोध के दौरान सैकड़ों खोपड़ियों का नाप लिया था, जिनसे अनेक जर्मन औपनिवेशिक क्षेत्रों से उन्होंने जिनको प्राप्त किया था। उनका निष्कर्ष मुख्य रूप से स्पष्ट होके आता है जब वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करती हैं और देखती हैं, तो उनको ये देखने को मिला कि एक जो जातिवादी की परिकल्पना है, जो हम कहते हैं कि एक निम्न जाति को ले लेते हैं, उच्च जाति को ले लेते हैं या अलग अलग प्रजातियों को ले लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि किसी का सोचने का स्तर निम्न होता है, किसी का उच्च होता है। जैसे कि अगर हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम जातियों को ले लें तो ऐसा हम मानते हैं कि जो निचली जातियां होती हैं उनके पास उतनी ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं है, या जो उच्च जातियां होती हैं वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा उनका बुद्धि का जो सोचने का स्तर होता है काफ़ी हाई होता है। ये इन्होंने यहाँ पे गलत खारिज कर दिया और इन्होंने माना कि जो जातिवादी परिकल्पना है वो एक मिथ्या है। कर्वे भारत में एक ऐसी समाजशास्त्री मानव विज्ञानी हुई जो अपने अपेक्षा के छोटे से जीवन में ही नारीवादी सांस्कृतिक और सामाजिक टिप्पणियों के लिए और भारतीय जाति व्यवस्था पर अपने शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। भारत की जातियों और जनजातियों संबंधी उनका जाति मूलक शोध कार्य हालांकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, जिसमें उन्होंने वही विधियां और साधन अपनाए थे जिन्हें वह बर्लिन में प्रयोग करना सीखकर आई हुई थी। तो वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने भारत में भी किया था और उन्होंने भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों में अनेक मानव शास्त्रीय जाति मूलक अभिलक्षणों का मापन एवं विश्लेषण किया। इस प्रकार उन्होंने मानवीय भिन्नता के नस्लीयकरण में अपने उस योगदान की विरासत को यहाँ भी कायम रखा था जो औपनिवेशिक ब्रिटिश नृविज्ञान के साथ आरंभ हुआ था। तो ये इनके पीएचडी के समय की अपनी जर्नी है जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इरावती कर्वे जब अपना पीएचडी करके और भारत वापस आते हैं तो वहाँ पे ये डेक्कन कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के व्याख्याता के रूप में अपना पदभार संभालती हैं। इरावती कर्वे 1931 से 1936 तक बॉम्बे में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया और शहर के कुछ स्थानों पर स्नातकोत्तर शिक्षण दिया है। वह 1939 में पुणे के डेक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र में एक रीडर के रूप में चली गईं और अपने कार्यकाल का अंत तक वहीं रहीं। यहाँ पे एक नंदनी सुंदर करके विचारक हैं, इनका कथन है कर्वे के बारे में, तो ये मैंने विकिपीडिया से लिया है। इन्होंने कहा है कि कर्वे पहली भारतीय महिला मानव विज्ञानी थी, एक अनुशासन जो उनके जीवन काल में भारत में आमतौर पर समाजशास्त्र का पर्यायवाची
माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उनके पास व्यापक शैक्षणिक हित थे जिसमें नृविज्ञान, मानवमिति, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानवमिति, सीरोलॉजी, इंडोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी के साथ साथ लोकगीतों का संग्रह और नारीवादी कविता का अनुवाद शामिल है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं जिससे जोड़ के इरावती कर्वे को हम लोग देखते हैं। वह मूल रूप से एक प्रसारवादी थीं जो विचार के कई बौद्धिक स्कूलों से प्रेरित थीं और कुछ मामलों में WHR रिवर्स, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, रिवर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों का अनुकरण करती थी। इन प्रभावों में शास्त्रीय इंडोलॉजी, नृविज्ञान शामिल है जैसा कि ब्रिटिश राज के नौकरशाहों द्वारा अभ्यास किया जाता था, और जर्मन यूजेनिक्स आधारित भौतिक नृविज्ञान भी इसमें शामिल है। इसके अलावा उनकी फील्ड वर्क में सहज रुचि थी। सुंदर बताते हैं कि 1968 के उत्तरार्ध में उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक के आधार पर उपसमूह जैसे कि सामाजिक समूहों के मानचित्रण के महत्व पर विश्वास बनाए रखा और फिर उसे जेनेटिक डाटा जैसे कि ब्लड ग्रुप, कलर विजन, हैंड क्लैंपिंग और हाइपरटिचोसिस कहा गया। तो यहाँ पे कुछ जो इरावती कर्वे से जुड़ा हुआ यहाँ पे सुंदर का कथन है। यहाँ पे जो नाम था यहाँ पे दिया है नंदिनी सुंदर। तो नंदिनी सुंदर के द्वारा ये कहा हुआ कथन है कि किस तरीके से इरावती कर्वे ने किस किस फील्ड में काम किया था। उन्होंने नृविज्ञान विभाग की स्थापना की थी जो तब पूना विश्वविद्यालय या अपूर्णे विश्वविद्यालय है। कर्वे ने कई वर्षों तक पुणे के डेक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र और नृविज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1947 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के नृविज्ञान या फिर मानव विज्ञान विभाग की अध्यक्षता की थी। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी दोनों में बहुत सारे लेख लिखे हैं। अब यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स है उसको हम लोग देखेंगे और बाद में हम लोग इग्नू के बुक में कुछ इनके बुक्स के बारे में, इनके मुख्य विचारों के बारे में भी डिटेल में दिया है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनकी पहली बुक आती है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये डेक्कन कॉलेज में ही 1953 में लिखी थी। स्टडी ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये जो है ये भी डेक्कन कॉलेज में ही इन्होंने 1961 में लिखा था और ये स्टडी ऑफ हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन डाटा विच कर्वे हैज़ कलेक्टेड इन हर फील्ड ट्रिप एंड हर स्टडी ऑफ पर्टिनेंट टेक्स्ट इन हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत। तो इन सारी भाषाओं से इन्होंने जो कलेक्शन अपने पास रखा था, इन्होंने जो फील्ड ट्रिप्स किए थे अपने स्टडी के लिए, तो उन सारी चीज़ों का कलेक्शन हमें हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन में देखने को मिलता है। इन द बुक शी डिस्कस द कास्ट सिस्टम एंड ट्रेस इट्स डेवलपमेंट टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो कैसे अपने प्रेजेंट फॉर्म में भी आज दिखता है इसको, वो कास्ट सिस्टम को, और किस तरीके से जो एक नातेदारी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, इन सारी को मेनली कास्ट सिस्टम पे इन्होंने फोकस किया है इसको, और किस तरीके से हमें समाज का स्ट्रक्चर इससे दिखता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि चूँकि हिंदू सोसाइटी यहाँ पे है तो इन्होंने सिर्फ हिंदू रिलीजन के ही बारे में लिखा है, बाकी और किसी रिलीजन के बारे में कोई तथ्य नहीं मिलता है। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल 1968 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक ये भी है। इसमें महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है, डिस्क्राइब वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिचुअल्स इन महाराष्ट्र। तो जो यहाँ पे कौन से रिचुअल्स हैं, कौन सी यहाँ पे संस्थाएं हैं, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। युगांता वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, द एंड ऑफ एन इपोक या एपिक, a study of the main characters of the Mahabharata,
treats them as historical figures and uses their attitudes and behaviors to gain an understanding of the time in which they lived. तो ये आप लोगों को अगर युगांता की बात आती है तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ महाभारत की कहानी को उन्होंने उसमें डिस्क्राइब कर दिया है, बल्कि उसके एक एक कैरेक्टर को उन्होंने डीपली में समझने की कोशिश की है और उसको जो समाज का स्ट्रक्चर है या सामाजिक संरचना है उसके रेफरेंस में समझने की कोशिश की हैं. कर्वे रोड द बुक फर्स्ट इन मराठी एंड later translated into the English. The book won the 1967 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बेस्ट बुक इन मराठी. तो मराठी में बेस्ट बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था. परिपूर्ति ये मराठी में इनकी बुक है. भोवारा ये भी मराठी में है. अमाची संस्कृति ये भी मराठी में है. इनकी संस्कृति ये भी मराठी में है. गंगा जल करके इनकी बुक है. और द न्यू ब्राह्मण्स 5 महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ का इन्होंने बायोग्राफी लिखा है ऑफ हर फादर इन लॉ इन अ चैप्टर कॉल्ड ग्रैंडफादर. तो ये फादर इन लॉ की अपनी अर्थात ससुर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक में. तो द न्यू ब्राह्मण्स 5 महाराष्ट्रियंस फैमिली. तो ये बुक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा. अब इनके हम लोग मुख्य विचारों की बात कर लेते हैं. मुख्य विचारों की यदि बात करें तो इरावती कर्वे के मुख्य विचार जो हैं वो भारत में हिंदू समाज व उसकी जाति व्यवस्था के साथ साथ नातेदारी व्यवस्था पर भी केंद्रित है. तो यहाँ पे सबसे पहली बात इनकी निकल के आती है कि हिंदू समाज के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है, जाति व्यवस्था पे अध्ययन किया है, जाति व्यवस्था से संबंधित जो नातेदारी व्यवस्था हमें दिखती है उस पे भी इन्होंने अध्ययन किया है. तो किनशिप पे भी अर्थात नातेदारी पे भी इनका अध्ययन देखने को मिलता है. उन्होंने महाभारत के विषय में व्यापक रूप से लिखा है जिसमें उनका पात्र अध्ययन इस महाकाव्य के नायकों को ऐतिहासिक पात्रों के रूप में लेता है और उनकी भाव भंगिमाओं एवं व्यवहार को उस काल को समझने के लिए प्रयोग करता है जिसमें वे रहते थे. उनके अनुसंधान जो है वो निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित होते थे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके रिसर्च के कौन कौन से पॉइंट्स रहे हैं वो जानना ज़रूरी है. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो पहला पॉइंट निकलता है भारतीय जन समुदाय का प्रजातीय संरचना, जो रेसेस हैं उसको समझने की कोशिश इन्होंने किया था. भारत में नातेदारी व्यवस्था पे इनका काम रहा है. जाति की उत्पत्ति को इन्होंने समझने का काम किया था और ग्रामीण एवं शहरी समुदायों का समाजशास्त्र का अध्ययन करने का इनका योगदान रहा है. अब इनकी पहली बुक जो आती है हिंदू सोसाइटी, यहाँ पे मैंने हिंदू समाज लिखा है तो जो इनका बुक है उसका नाम है हिंदू सोसाइटी. हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन यह एक हिंदू समाज संबंधी अध्ययन है जो कि कर्वे द्वारा अपनी अध्ययन यात्राओं के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों तथा हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में प्रासंगिक ग्रंथों के उनके अध्ययन पर आधारित है. इस पुस्तक में उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के पूर्व आर्य अस्तित्व, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अर्थात आर्यों के आने से पहले की जो जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उस पर इन्होंने चर्चा की है और उसके विकास को उसके वर्तमान स्वरूप में खोजा है कि आखिर में आज जो कास्ट हमें दिख रहा है, जाति व्यवस्था दिख रही है, वो उस समय की किस प्रकार की जाति व्यवस्था थी उसको समझ के और आज की जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश करती हैं. यहाँ पे इरावती कर्वे का एक कथन है, इसको हम लोग देख लेते हैं. इन्होंने कहा है कि भारतीय जाति समाज अर्ध स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक इकाई व्यवहार का अपना ही कोई परंपरागत प्रतिमान दर्शाती है, अर्थात अपनी ही परंपराओं से निकलकर आज इस रूप में
आई है। इसके परिणाम स्वरूप ही मानदंडों एवं व्यवहार की बहुलता उत्पन्न हुई है। तदनुसार जाति में पाए जाने वाले विशिष्ट स्तरीकरण में हिंदू धर्म जो है वो अंतर्निहित है। तो ये कथन जो है वो इरावती कर्वे का है। कर्वे ने अपनी पुस्तक का आरंभ जो है वो हिंदू समाज में पाए जाने वाले जो जटिल प्रतिमान दिखते हैं इसको ध्यान में रखते हुए किया था। वह जाति को एक ऐसा अंतर्विवाही नातेदारी समूह कहती हैं जो किसी भी समूह से भिन्न होता है। अर्थात ये हम सभी को पता है कि जो जातियां होती हैं वो अपनी जातियों में ही विवाह को वरीयता देती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी अंतर्विवाही नातेदारी समूह होती है जो किसी दूसरी जो समूह होते हैं उनसे भिन्न होता है। कर्वे ने यह भी दर्शाया है कि जातियां वस्तुतः अपेक्षाकृत लघु सजातीय इकाइयों या फिर जातियों से मिले जो छोटे छोटे जाति समूह होते हैं वैसी होती हैं। ऐसे किसी भी समूह में जातियों की संख्या जो है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग या भिन्न भिन्न पाई जाते हैं। जाति समाज के संरचनात्मक अभिलक्षणों पर चर्चा करते हुए कर्वे कहती हैं कि यह काफ़ी लचीलादार है, या ये कहें कि ये कहती हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी लचीली पाई जाती है। आंतरिक रूप से किसी भी जाति का अपना ही एक खुद का एक फ्रीली बना हुआ संगठन होता है। प्रत्येक जाति अपने आप में एक अपने लक्षण लिए हुए होती है और मानकीकरण का अभाव एवं विविधता की बहुत ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है। और उनके विचार से हिंदू धर्म के वैश्विक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति एवं परिणाम है यह, जो कि अनेकता में एकता संबंधी उसकी मूल अवधारणा में नजर आती है। जाति विषय कर्वे के विचार जो हैं वो मानव शास्त्रीय एवं रक्त समूह सर्वेक्षणों पर आधारित थे। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो जाति विषयक इनका अध्ययन है इसमें इन्होंने मानव शास्त्रीय और रक्त समूह संबंधी जो भी होता है, यानी रक्त समूह, चूँकि जाति है तो ये रक्त के आधार पे ही होती है, तो रक्त समूह जो संबंधी सर्वेक्षण था इस पर आधारित था, जो कि उन्होंने जाति पर अपने अनुसंधान के दौरान किए थे। वह हिंदू समाज का संदर्भ अनेक अलग अलग सांस्कृतिक इकाइयों के एक साथ एक निर्बाध रूप से आया, यानी कि कोई परेशानी के रूप में न है ऐसा वो देखती हैं। चित्त पावन ब्राह्मणों पर उनका शोध प्रबंध जो है, अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे डिस्कस किए थे, तो जो चित्त पावन ब्राह्मणों पे इन्होंने अपना शोध प्रबंध लिखा था वो डेली का है, इनका अपना खुद का मानव शास्त्रीय अध्ययन था, अपनी नज़रों के सामने जो उन्होंने देखा था। इसके साथ साथ पुराणों एवं महाभारत तथा अन्य पौराणिक जो कथाएं हैं उनसे किस प्रकार से जाति संबंधी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं, और ये एक कहें कि चूँकि पौराणिक कथाएं, पुराण, महाभारत इसको ये रेफरेंस बना के चलती हैं, तो ये कह सकते हैं कि भारत शास्त्र विषय की चर्चा पर भी ये आधारित था। वह भारतीय समाज को जातियों के एक ऐसे पैबंदकारी के रूप में देखती थी जिसमें वे शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से परस्पर भिन्न होती हैं। कर्वे ने महाराष्ट्र पर समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान की जो वंशावली है, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक मिनट। कर्वे ने महाराष्ट्र पर समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान की जो वंशावली है, किस प्रकार से महाराष्ट्र में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे को बढ़ रहा है, इसका संबंध ये रानाडे, तिलक और गोखले के सामाजिक लेखन से जोड़कर देखती हैं, जिसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस में जनजातियों व जातियों पर रसेल एवं हीरालाल की कृतियां प्रकाशित
हुई थी। नृजाति विषयक उनकी कृतियों का सरोकार निम्नलिखित से माना जा सकता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने नृजाति अध्ययन किया है उसको हम किस तरीके से जोड़ के देखेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पहला है शारीरिक नृविज्ञान एवं पुरातत्व। तो शारीरिक नृविज्ञान एवं पुरातत्व से जिसमें कि मुख्यतः मानव शास्त्रीय अन्वेषण देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो सांस्कृतिक नृविज्ञान है। अब सांस्कृतिक नृविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो नातेदारी है, जाति है, ग्राम समुदाय एवं जनजातियां जो भारत शास्त्र विषयक अध्ययन से युक्त हैं, यानी भारत विधा की बात यहाँ पे हो रही है, अर्थात इंडोलॉजी की बात हो रही है। यहाँ पे और लोकगीत की भी बातें करती हैं, महाकाव्यों की बात करती हैं तथा मौखिक परंपराओं की बात भी ये करती हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें इन्होंने साप्ताहिक बाजार को रखा है, बांध विस्थापन को रखा है, शहरीकरण, पशुचारक एवं स्थानिक संगठन को रखा है। और समकालीन जो सामाजिक टिप्पणी है उसमें महिलाओं की स्थिति, भाषा जो है, प्रजाति है, इन सबको भी इन्होंने इसमें शामिल किया था। कर्वे का विचार था कि भारत के समक्ष जो सांस्कृतिक समस्याएं हमें दिखती हैं वो धर्म, जाति और परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। उन्होंने अनुभव किया कि कोई सर्वमान्य भाषा विकसित करना, समान नागरिक संहिता लागू करना और जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अर्थात ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पाया कि एक रूपता के माध्यम से उपमहाद्वीप को जोड़ने का कार्य जो है वो प्राचीन जीवन शैली के मूल्यवान सांस्कृतिक लक्षणों को नष्ट कर देगा। तो यदि हम ये सोचें कि सभी के सभी एक जैसे हो जाएं, एक रूप हो जाएं, तो इसके लिए ये इरावती कर्वे पक्ष में नहीं थी। ये ऐसा मान रही थी कि जो प्राचीन जीवन शैली है वो नष्ट हो जाएगी। इन्हीं मूल्यवान लक्षणों को कर्वे द्वारा सहिष्णुता एवं विविधता के प्रति जागरूकता के रूप में वर्णित किया गया है। भाषा और स्कूली शिक्षा के बारे में आंखें में इरावती कर्वे का क्या मत था ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम भाषा की बात करें जैसे कि, तो सबका मानना होता है कि नहीं, हिंदी भाषा होनी चाहिए या फिर इंग्लिश भी सीखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर में इन सब के बारे में इरावती कर्वे का क्या मत था ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि एक इनके अगर हम देखें पैटर्न में तो इरावती कर्वे के माइंड में, चूँकि ये महाराष्ट्र में रही थी, तो इनके अंदर जो एक सशक्त मराठी राष्ट्रवाद था वो इनके माइंड में छपा हुआ था। और ये जो थी वो ऐसा मानने को तैयार नहीं थी कि जो हिंदी है उसको सिर्फ राष्ट्रभाषा का श्रेष्ठ दर्जा दिया जाए या फिर लोक सेवाओं में पहुंचने के लिए अंग्रेजी भाषा को जो ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। तो इन सब बातों से वो असहमत थी। उनका ऐसा मानना था कि सभी प्रकार की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो किसी क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए, ना कि कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसा इरावती कर्वे का मानना है कि जो भी शिक्षा है वो रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसा कि आज भी हमें शिक्षा के इस रूप में देखने को मिल रहा है कि जो जहाँ भी जिस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज जो होता है, क्षेत्रीय भाषा होता है, उस भाषा में कम से कम प्राइमरी शिक्षा ज़रूर दी जाती है। यहाँ पे अब हम लोग इनकी नातेदारी व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो इन्होंने बुक लिखी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये बुक जो है इसके बारे में इन्होंने नातेदारी व्यवस्था में के बारे में क्या कहा है इसको हम लोग समझेंगे। कर्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भारत में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इन्होंने भारत का 4 भाग किया था और उसमें इन्होंने जो नातेदारी है किस प्रकार की देखने को मिलती है इसका अध्ययन इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली किया था और उसी के बारे में ये बुक जो है वो हमें बताती है। उन्होंने निम्नलिखित विविधताओं को जुटाने के लिए भाषाई क्षेत्रों पर भारत में नातेदारी प्रतिमानों का मानचित्रण किया है। तो यहाँ 4 भाग हम लोग देखेंगे। पहला, इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में भारोपीय अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करती हैं।
दूसरे में इन्होंने दक्षिण क्षेत्र में द्रविड़ नातेदारी कैसी होती है वो इन्होंने समझने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप सभी को भी ये पता है कि जो दक्षिणी क्षेत्र की जो नातेदारी व्यवस्था है उसमें रिश्तों में शादी होती है, ममेरे फुफेरे इस तरीके से जो ये लोग होते हैं उनमें शादियों का पाया जाता है। तो दक्षिण क्षेत्र में द्रविड़ नातेदारी को इन्होंने समझा है। तीसरा इन्होंने मध्य क्षेत्र को लिया है, मिश्रित प्रतिमानों का एक मध्य क्षेत्र जो कि लगभग महाराष्ट्र के आसपास में घूमता है। और चौथा इन्होंने पूर्व में मुंडारी नातेदारी व्यवस्था को समझने की कोशिश की। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और कोट निकल के आता है इरावती कर्वे का, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने कहा है, संयुक्त परिवार एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका खाना खाते हैं, समान रूप से संपत्ति धारक होते हैं, समान रूप से पूजा अर्चना आदि करते हैं और किसी प्रकार की आत्मीयता से परस्पर जुड़े रहते हैं। तो ये इनका जो कथन है वो संयुक्त परिवार को लेके कहा गया कथन है। जो नातेदारी व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया था तो इसमें इन्होंने प्रत्येक भाषाई क्षेत्र के भीतर जाति व उपजातियों के बीच विभिन्नताएं देखी जाती हैं, ऐसा ये मानती हैं। और इस समस्त विविधता में एकात्मकता जो है वो श्रुति साहित्य, अब श्रुति साहित्य में क्या क्या आते हैं तो वेद है, ब्राह्मण और उपनिषद तथा महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों द्वारा ये लिखा गया है या उसमें चर्चित है, जिसे कर्वे प्राचीन उत्तर भारत में संयुक्त परिवार के समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखती हैं। उत्तर भारत के भारोपीय नातेदारी का विश्लेषण जो पहला यहाँ पे आता है टॉपिक, तो इसमें इन्होंने भारत में जो उत्तर भारत में नातेदारी का जो विश्लेषण इन्होंने किया है तो इसमें इन्होंने महाभारत में जो नातेदारी शब्दावली यूज की गई है या प्रयोग की गई है, फिर संस्कृत एवं पाली ग्रंथों में जो नातेदारी प्रथाओं को बताया गया है, या फिर वहाँ के विभिन्न जो भाषाओं में लोगों ने जो नातेदारी के लिए शब्द यूज किए गए हैं उसको इसमें समझने का उन्होंने कोशिश किया है। भारत की समस्त नातेदारी व्यवस्था में मुस्लिम, ईसाई तथा अन्य समुदायों के नातेदारी प्रथाओं का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो हिंदू धर्म है उसमें नातेदारी व्यवस्था कैसी होती है सिर्फ उसी के बारे में जानने की कोशिश ये करती हैं। कर्वे लिखती हैं कि उत्तर भारत में महिलाओं को अल्प आयु में ही उनका विवाह जो है वो किसी अनजान जगह पे कर दिया जाता है, जिसे हम पहले से वो युवती नहीं जानती रहती है और इस प्रकार से वो एक पराये घर में चली जाती है शादी करके। तो उत्तर भारत में हमें जो विवाह का सिस्टम है वो यही देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो युवतियों का विवाह होता है तो उसमें वो ऑलरेडी जिस घर की मेंबर रहती हैं उसी के रिश्तेदारी में ही उनकी शादी होती है, तो वो अपने जो मायके है या माता पिता से वो आसानी से मिलजुल पाती हैं, आती जाती रहती हैं। तो ऐसा देखने को उनको मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है कि 1953 में प्रकाशित कर्वे का लेख जो द किनशिप मैप ऑफ इंडिया है, उत्तर भारत में विस्तारित विनिमय सिद्धांत के विपरीत दक्षिण भारत में निकट संबंधी से विवाह करने की प्रथा पर प्रकाश डालता है। इससे महिलाएं बार बार अपने माता पिता के घर आ जा सकती हैं और विवाहित महिलाओं द्वारा जो झेला जा रहा तनाव है उसको कम किया जा सकता है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम नातेदारी में ही विवाह होता है तो फिर महिलाएं भी सबको एक दूसरे को जानती हैं, तो जो भी उनके मन में होता है वो ओपनली खोल के बातचीत कर लेती हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर जो तनाव होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम जाति के विषय में कर्वे की विचार की बात करें तो ये दो प्रकरणों पे चर्चा करती हैं। पहला, जाति की उत्पत्ति और विश्लेषण की इकाई की बात ये करती हैं, तथा दूसरी है लघुत्तम सजातीय इकाई अथवा जाति व्यावसायिक विविधीकरण के कारण
किसी बृहत्तर समूह के टूट जाने से उत्पन्न एक उत्पाद थे। तो ये ऐसा मानती है कि जो जाति है वो विभिन्न विभिन्न जो व्यवसाय थे, व्यवसाय के विविधीकरण अर्थात बहुत सारे उसके रूपों को देखने के कारण एक कोई बड़ा सा समूह जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और जो कि जाति का रूप ले लिया। तो उसको एक ये व्यावसायिक विविधीकरण के कारण किसी बृहत्तर समूह के टूट जाने से जो कोई उत्पाद यदि उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि ये अगर एक उत्पाद मान लेते हैं और ये अपनी विविधताओं के कारण छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, तो इसी को इन्होंने जाति कहा है कि एक एक जाति जो है ये बन गई थी। ओके, यहाँ पे और भी कुछ हम लोग थोड़ा सा इनके जो बुक युगांता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में युगांता बुक के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो ये जो इरावती कर्वे का युगांता जो बुक है, ये एक कह सकते हैं कि साहित्यिक और समाजशास्त्रीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जो कि प्राचीन काल के इतिहास, संस्कृति एवं दर्शन का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इतिहास भी है, चूँकि हम महाभारत का इसमें जिक्र करते हैं तो इतिहास भी इसमें देखने को मिलता है, इसमें संस्कृति भी देखने को मिलती है और इसमें दर्शन अर्थात जो फिलॉसफी है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि महाभारत के सारे कैरेक्टर जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं दर्शन को ज़रूर दर्शाते हैं। तो ये सब का मिला जुला रूप हमें युगांता दिखता है। यह पुस्तक एक साहित्यिक कृति के रूप में, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में और एक नृजातीय एवं सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में उल्लेखनीय है तथा एक मानवीय आवश्यकताओं एवं प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य करती है, जो कि अतीत एवं वर्तमान काल दोनों में एक समान होते हैं। इरावती कर्वे का कहना है कि महाभारत में मुख्य पात्र न तो पूर्णतः भले हैं और ना ही पूर्णतः बुरे हैं। आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा इनके विचारों को। तो इन्होंने कहा कि महाभारत में जो भी मुख्य पात्र हमें देखने को मिलता है, ना तो वो पूरी तरह से बहुत ही भले हैं और ना ही पूरी तरह से बहुत ही बुरे हैं, बल्कि ये दोनों का मिश्रण देखती हैं। वह प्रत्येक पात्र की समीक्षा करती हैं और मानवीय भावनाओं, जिसमें कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, इसकी एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में इसको समझने का कार्य ये करती हैं। अपनी प्रस्तुति में वह पात्रों के गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना एक तथ्यात्मक स्वर अपनाती हैं। वह इस साहित्यिक ग्रंथ और समाज के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत पहलुओं का समानांतर अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ लोक गीतों के रूप में भी इन्होंने बताया है, जो वहाँ की लोक कथाएँ होती हैं उनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि इन्होंने महाभारत के जितने कैरेक्टर थे उनको एक मानव शास्त्री के रूप में समझने का कोशिश की इन्होंने कि कहाँ पे किस तरीके से किस कैरेक्टर ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। इरावती महाभारत के विभिन्न पात्रों और उनके कार्यों को किसी नैतिकता के चश्मे से व्यक्तिनिष्ठ रूप में नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से उन घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं जिन्होंने विभिन्न लोगों को की नियति को प्रभावित एवं निर्धारित किया है। ये कहती हैं कि जो बहुत सारे पात्र जो हैं उनमें अच्छाई व बुराई के अपरिभाषित क्षेत्र में वो दिखाई देते हैं और उनके कार्यों का दुखद अंत होता है। ये हम सभी को पता है कि महाभारत की एंडिंग कैसे होती है। इरावती कर्वे की द महाभारत अच्छे होने की कठिनाई का वर्णन करती है कि अच्छे होने में कितनी सारी दिक्कतें भी आती हैं। भीष्म का समस्त जीवन एक निष्फल बलिदान सिद्ध होता है।
कर्वे कहती हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनके कार्य भले ही न्याय संगत हो, परंतु मानवीय दृष्टि से वे निश्चय ही दोषपूर्ण हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कथन भी है, ये इनका कहा हुआ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि ये कथन किसका है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ। इन्होंने कहा है कि, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इन्होंने कहा है कि राजनीति के क्षेत्र में उनके कार्य भले ही न्याय संगत हों, परंतु मानवीय दृष्टि से, क्योंकि आप लोग ये देखेंगे कितना नरसंहार हुआ था, तो मानवीय दृष्टि से, मानवीय दृष्टिकोण से वे निश्चय ही दोषपूर्ण है। तो भले हम कहें कि जो एक राजनीति के दृष्टि से अगर हम देखें तो वो न्याय संगत था, लेकिन अगर मानवीय दृष्टि से हम देखें तो वो निश्चय ही दोषपूर्ण है, ऐसा कहना इरावती कर्वे का है। वह उनके अनेक कार्यों के औचित्य पर सवाल उठाती हैं। द महाभारता के प्रति इरावती का दृष्टिकोण जो है वो सम्मान, बलिदान, अपनी ही भलाई की जो आत्म केंद्रित व्यसन है आदि मूल्यों के अंधानुकरण से काफ़ी दूर है। उनका कथा वचन जो है, यानी उनका जो कहा है वो ये है कि व्यक्ति विनाशकारी, उन्होंने कहा क्या कि जो व्यक्ति होता है वो अगर हमें देखें तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में इर्द गिर्द हमें देखना चाहिए, या ये वहाँ पे दिखाई देता है महाभारत में कि जो व्यक्ति है वो एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देख तो रहा है, लेकिन अपने साथियों के लिए भलाई करने के लिए वो जो पूरा सिचुएशन है वो एक विनाश के रूप में या विनाशकारी प्रभाव के रूप में पाणित होता है। तो भले हम कहेंगे कि महाभारत में एक चूँकि मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, लेकिन ये भी देखने को मिला कि एक ऐसी कुछ स्टेप्स थे उसमें जिसके कारण जिन साथियों से मित्रता थी उन्हीं को हम नष्ट कर दिए, या ये कहें कि एक विनाश के रूप में सारे सिचुएशन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगर युधिष्ठिर की बात करें तो युधिष्ठिर द्वारा निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करना जो है वो उनकी मानसिक दुर्बलता तथा कर्ण की उदारता जो है वो मानव क्षमता की भारी बर्बादी के साथ एक त्रासदी में ही परिणित हो जाते हैं। तो ऐसा ये एक एक जो कैरेक्टर है महाभारत के उनको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से अगर हम इरावती कर्वे को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो इन्होंने जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश की है, नातेदारी व्यवस्था को समझने की कोशिश की है, जो मनुष्य का किस प्रकार का व्यवहार होता है, तो इसलिए इन्होंने एक मानव शास्त्री के रूप में भी इनको जानते हैं। तो ये देखेंगे कि एक समाजशास्त्री के रूप में इरावती कर्वे जो हैं वो मानवीय सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती हैं तथा एक मानव शास्त्री के रूप में उनके जो शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कैसे होते हैं इसका भी अध्ययन करती हैं। यहाँ पे अब हम लोग उनके कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बुक आप लोगों को दिख रही है, रेशियल प्रॉब्लम्स इन एशिया, इरावती कर्वे, ये D.N. मजूमदार के साथ इन्होंने लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक आप सभी को पता है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और ये इनकी बुक है युगांता, द एंड ऑफ एन एपोक या फिर एपिक।
तो ये इरावती कर्वे के द्वारा लिखा गया है। युगांता के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये इरावती कर्वे से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और ख़ास करके जो इग्नू में जितने कंटेंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो इग्नू के कंटेंट वैसे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग हम लोग इरावती कर्वे से जुड़े जितने टॉपिक थे वो सारे के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।